ठीक है। तो अपन ने परसों जब क्लास पढ़ी थी तो वी हैव स्टार्टेड अ सर्टेन टॉपिक एंड हम लोगों ने सीखा कि भाई इंटरनल कंट्रोल क्या है, उसके सर्टेन कंपोनेंट्स, कंट्रोल एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सिमरन, यहाँ तक क्लियर है बेटा? किसी तरह का कोई डाउट इस टॉपिक में? आगे बढ़े फिर। नो सर, नो डाउट। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों का आ गया, अब नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ठीक है। तो देखो, रिस्क देखना प्राइमरी किसकी ड्यूटी है? ये ड्यूटी मैनेजमेंट की होती है ना। रिस्क मतलब समझते हो क्या होता है? किसको? यस। क्या होता है रिस्क? किसको कहते हैं? व्हाट इज रिस्क? व्हाट इज रिस्क? जो सिचुएशन डेंजरस हो सकती है या जिसकी वजह से हम डिसएडवांटेज में आ सकते हैं। ठीक है। कोई भी तरह की कंडीशन, इवेंट या सर्कमस्टांसेस प्रेजेंट होना जिनकी वजह से हमें कोई लॉस जो है वो फेस करना पड़े, उसको हम लोग रिस्क कहते हैं। है ना? यस और नो? सो यस। दीज सर्कमस्टांसेस, दीज इवेंट्स, दीज जो भी इनको बोलना चाहो, तो ये सब चीजें हमारे एनवायरनमेंट में रहती है ना, और जिनकी वजह से आपको किसी तरह का लॉस हो सकता है। आप आपने बाइक खरीदी है तो हमारे ही सोसाइटी में इस बात का डर है कि भी कल कोई चोरी हो जाए। हमारे यहाँ पे क्राइम क्रिमिनल एग्जिस्ट करते हैं जो चोरी करने का काम करते हैं। तो ने चोरी कर ली गाड़ी भी, ठीक है, तो ये रिस्क आपका एग्जिस्ट करता है। तो रिस्क के बारे में, अब बिजनेस जब आप करते हो तो बिजनेस भी में भी एक रिस्क प्रेजेंट होता है, वो रिस्क प्रेजेंट होता है लॉस का। है ना भाई? यहाँ पे यस सर। होता है ना। अब यहाँ पे जो रिलेवेंट टू दी ऑडिटर है, देखो ऑडिटर को ये मतलब नहीं है कि भाई आप कैसे ये देख, मतलब ऑडिटर को ये इसके ऊपर ओपिनियन नहीं देना कि भाई क्या बिजनेसमैन लॉस ड्यू टू दी सर्टेन फैक्टर्स, जो बिजनेस रिस्क को जिसको हम पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन करते हैं ना, कि भाई कल को नया कॉम्पिटिटर आ गया तो क्या करेगा वो। है ना? उससे ऑडिटर का लेना देना नहीं है। ऑडिटर का इस बात से लेना देना है कि भाई क्या जो लॉस यहां पे बिजनेस को हो सकता है ड्यू टू सर्टेन रिस्क दैट आर प्रेजेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, अगर कोई फ्रॉड हो रहा है या उसकी अपॉर्चुनिटी को एग्जिस्ट करती है, तो वो रोकने का काम प्राइमरी किसका है? वो रोकने का काम प्राइमरी बेटा वो है यहाँ पे क्लाइंट का। उसके मैनेजमेंट का काम है, क्लाइंट के मैनेजमेंट का, या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जो भी लोग हैं उन लोगों का ही काम है। तो ऑडिटर के लिए कंसर्न ये वाली बात है ना भाई। बाकी बिजनेस रिस्क से ऑडिटर के लिए वो रिलेवेंट रिस्क नहीं है। हमारे लिए रिलेवेंट रिस्क है कि क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में होने वाली एरर्स एंड फ्रॉड्स को रोकने के लिए सफिशिएंटली काम किया जा रहा है बाय आवर क्लाइंट और नॉट। यस और नो? हाँ या ना? यस। आ रही भी मेरी बात समझ में, सिमरन? यस सर। ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए सिर्फ जो रिलेवेंट रिस्क होते हैं वो रिलेवेंट रिस्क होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेवेंट। द ऑडिटर मस्ट obtain एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग बिजनेस रिस्क रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो वही बिजनेस रिस्क समझने की जरूरत है जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से संबंधित है। असेसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दोज रिस्क and addressing those risks. The auditor must then evaluate whether the process is appropriate to the entity's circumstances, taking into consideration the nature and complexity of the entity. So you have to take the understanding of the process कि भी कैसे ऐसे रिस्क आइडेंटिफाई किया किया जाता है जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेवेंट है। ठीक है। और कैसे उनके रिस्क का असेसमेंट होता है, कैसे सिग्निफिकेंस उनकी पता करी जाती है, कैसे उनको एड्रेस किया जाता है। और ये ऑडिटर को ये फिर फर्दर इवेलुएट करना होता है कि क्या जो प्रोसेस एंटिटी यहाँ पर या फॉलो कर रही है, क्या वो प्रोसेस जो है वो सर्कमस्टांसेस में अप्रोप्रिएट है या नहीं है। आया भाई समझ में क्लियरली? तो आपको समझना है कि भाई एंटिटी का क्या प्रोसेस है, हाउ दे बेसिकली आइडेंटिफाई द दोज रिस्क। है ना? तो आप
काम तो करना है क्लाइंट को, काम तो करना है उसके मैनेजमेंट को। आपको ये देखना है कि वो जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो प्रोसेस है क्या, क्या वो प्रोसेस सफिशिएंट प्रोसेस है, क्या वो प्रोसेस इन सर्कमस्टांसेस में जो भी है उनमें वो यहाँ पे अप्रोप्रिएट है भी या नहीं, ये आपको इवेल्युएशन करना है। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। That's what ISA 315 says. The risk assessment process form the basis for how management determine the risk to be managed. However, the auditor is only interested in the business risk relevant to the preparation of the financial statement. तो हमारे लिए सब तरह के रिस्क को समझ कैसे वो क्या कर रहे हैं वो नहीं है रिलेवेंट, सिर्फ वही जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेवेंट हो गया। बिजनेस रिस्क रिलेवेंट, अब क्या क्या ये कुछ सर्टेन एग्जांपल्स इन लोगों ने दिए हैं, जैसे कोई नई इंफॉर्मेशन सिस्टम या टेक्नोलॉजी का आना, या बिजनेस में रैपिड ग्रोथ है, नई अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन करते होंगे ये लोग, आईटी बिजनेस स्ट्रेटजी, इफ आईटी स्ट्रेटजी डज नॉट इफेक्टिवली सपोर्ट द बिजनेस स्ट्रेटजी, ठीक है, और इंटरप्शंस इन दी आईटी इन्वायरमेंट, ये कुछ सर्टेन एग्जांपल बेटा इन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, क्योंकि नया इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी इन लोगों ने बात किया। अब अगर क्लाइंट के यहाँ पर कोई नया इंफॉर्मेशन सिस्टम और टेक्नोलॉजी आ गया है तो वो क्या, अब आप देखो ना, एक सिस्टम चल रहा था जो टेस्टेड था, जिसको हम समझते थे क्या हो रहा था उसके अंदर, कैसे वो डेटा कैप्चर करता था, कैसे वो प्रोसेस करता था। नाउ अगर क्लाइंट ने अपने बिजनेस में किसी तरह का कोई नया इंफॉर्मेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है तो कैसे, अब क्लाइंट उसको कैसे ये मेक श्योर कर रहा है कि भाई जो डेटा हम लोग फीड कर रहे हैं सिस्टम में वो डेटा वो सही तरीके से आउटपुट उसका दे रहा है। तो ये चीज क्लाइंट को पता है नहीं पता, मेरे को तो बाद में, मेरा काम तो बाद में, ये चीज क्लाइंट कैसे कर रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। आया भाई समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अगर क्लाइंट के पास ISA 315 कह रहा है कि क्लाइंट, अगर आपने ये समझा और फिर आपके असेसमेंट में आपको लग रहा है कि भाई उनके पास जो सिस्टम्स हैं यहाँ पे रिस्क असेसमेंट के वो रोबस्ट प्रोसीजर्स हैं, वो अच्छे प्रोसीजर हैं, तो आपका मिस स्टेटमेंट का रिस्क वो यहाँ पर ओवरऑल लोअर हो जाएगा। इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस वेयर मैनेजमेंट फेल टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, दे शुड ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई द entity process failed to identify risk and consider the implications for the audit। तो अगर ऑडिटर को ऐसे इंस्टेंसेस आइडेंटिफाई होते हैं जहां पे मैनेजमेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने में बेटा फेल हो गया है, तो ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो समझे कि ऐसा क्यों हुआ है और उसके ऑडिट पे क्या इम्प्लीकेशन आएंगे। दैट्स व्हाट ISA 315 क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस। तो ये ISA 315 को समराइज कर देते हैं एक बार कि एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के बारे में क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि भाई ऑडिटर को समझना है कि भाई एंटिटी का प्रोसेस क्या है रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए, कैसे वो लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, व्हाट प्रोसेस दे आर फॉलोइंग, कैसे उसका असेसमेंट होता है, कैसे उसको एड्रेस किया जाता है। उसके बाद ऑडिटर को क्या करना है, एक तो ये चीज हो गई ना, एक सेकंड ना। हम्म, तो एक तो ये हो गया कि ओब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग, एक आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है, प्रोसेस की। दूसरा आपको असेसमेंट करना पड़ेगा, तीसरा आपको एड्रेस करना पड़ेगा, मतलब आपको नहीं, ये क्लाइंट कैसे कर रहा है आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है और आपको इवेल्युएट करना है कि भाई ये चीजें अप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टांसेस हैं या नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक, आगे बढ़े इसको। यस। और ये चीज बड़ी ध्यान रख लेना, सभी रिस्क आपके लिए जरूरी नहीं होते समझने के लिए, सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेवेंट रिस्क ही आपको अंडरस्टैंड करने होते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट आपका प्रोसेस टू मॉनिटर द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल तो अपने आप में एक सिस्टम है बेटा, यहाँ पे है ना, अपने आप में एक सिस्टम है। यस। इस सिस्टम को क्यों बनाया है, टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स। जो मिस मटीरियल मिस स्टेटमेंट किसकी वजह से हो सकते हैं, फ्रॉड्स की वजह से हो सकते हैं,
एरर्स की वजह से। तो ये हमारा सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स का काम होता है। ठीक है भाई, हाँ या ना, यस और नो? यस सर। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना दिए, तो ये भी देखना पड़ेगा कि भाई ये अपना काम कर रहे नहीं कर रहे, है ना? ये अपना काम कर रहे नहीं कर रहे, क्योंकि ये एनालिसिस क्लाइंट को ही करना है, हमको नहीं करना। ये मॉनिटरिंग किसको करनी है? क्लाइंट को ही करनी है। मॉनिटरिंग क्या करनी है कि भाई क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं, ठीक है, मैं इधर नहीं, इधर ही बनाता हूँ, हाँ, क्या ये जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है ये अपना काम एफिशिएंटली कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस चीज की मॉनिटरिंग आपको कंटिन्यूअसली करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, अगर इन सिस्टम्स के अंदर कोई वीकनेस होगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ से आएगा? इम्पैक्ट ये आएगा कि कोई मटेरियल स्टेटमेंट अनडिटेक्टेड रह जाएगा, या उसको आप करेक्ट नहीं कर पाओगे, या उसको प्रिवेंट नहीं कराओगे, है ना भाई? तो हम नहीं चाहते कि सिस्टम के अंदर किसी तरह की कोई वीकनेस एग्जिस्ट करे। तो हम इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे, ताकि अगर इस तरह की कोई वीकनेस डिटेक्ट होती है तो हम इंस्टेंटली उसके ऊपर क्या कर सके, काम कर सके, उसको खत्म किया जा सके, उसको उसको कोई करेक्टिव एक्शन हम लोगों को लेना पड़ेगा, है ना? तो इस तरीके का एक मॉनिटरिंग सिस्टम आपको यहाँ पे बेटा क्या करना है, डेवलप करना है। ठीक है, जब मैं आप बोल रहा हूँ तो अभी आपसे मेरा मतलब क्लाइंट है ना, ये आप ऑडिटर नहीं हो, अभी आप क्लाइंट हो, तो ये आपको इस तरीके का एक सिस्टम डेवलप करना है। आया समझ में? क्लियर यहाँ पे, यस और नो? आया ना? यस। तो ये जो हमारा इवन सिर्फ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सिर्फ हमारे इंटरनल कंट्रोल का पूरे पूरा जो एक इंटरनल कंट्रोल को हम बात करते हैं, तो सिर्फ सिस्टम्स जो आपने इंटरनल कंट्रोल के बना दिए वो नहीं, बल्कि उसको मॉनिटर करने वाले सिस्टम्स भी हमारे इंटरनल कंट्रोल का ही कंपोनेंट हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ऑडिटर को पहले ये समझना था, आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है, और आपको यहाँ पे इसको भी समझना पड़ेगा। मॉनिटरिंग कैन बी ईदर ऑनगोइंग और परफॉर्म्ड ऑन सेपरेट इवैल्यूएशन। अब वो आपकी जरूरत के हिसाब से, अगर आप क्लाइंट हो तो ये मॉनिटरिंग किस तरीके से करी जा सकती है, ऑनगोइंग हो सकती है, या फिर इसको सेपरेटली साल में आपने एक दो बार परफॉर्म करके देख लिया, ये चीज है। ये जनरली मॉनिटरिंग करने का काम, एक इंपॉर्टेंट चीज इन लोगों ने बताई है और आगे भी हम लोग देखेंगे, ये जनरली हमारी इंटरनल ऑडिटर्स का काम होता है, वो लोग ये काम करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में, यस और नो? यस सर। ठीक है। उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशन आ जाते हैं। ओवरऑल क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशंस आप लोग यूज कर रहे हैं, ये भी आपका किसका पार्ट बनता है? ये आपके इंटरनल कंट्रोल्स के कंपोनेंट्स। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ठीक है, जो कि यूज में लिए जा रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, है ना? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग समझते हो क्या होता है? यस सर। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में यूज में लेते हैं, ऑल द एक्टिविटीज एंड पॉलिसी रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन, इट इंक्लूड प्रोसीजर्स विद इन बोथ कंप्यूटराइज्ड एंड मैनुअल सिस्टम। तो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम वो सभी सिस्टम्स, ठीक है, जो कि चाहे भले कंप्यूटराइज्ड है या नहीं है, वो सब हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट फॉर्म करते हैं। तो अब कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन कैसे इनिशिएट होता है, कैसे इसको रिकॉर्ड किया जाता है, एसेट्स लायबिलिटीज का कैसे आप अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रखते हो, अगर कोई इनकरेक्ट प्रोसेसिंग हुई है ट्रांजैक्शन की तो उसको कैसे सही करोगे, ठीक है। ये कुछ सर्टेन एग्जांपल्स हो गए, प्रोसेस एंड अकाउंट फॉर सिस्टम ओवरराइड्स हो गया, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई, जर्नल टू नॉमिनल लेजर हो गई, ठीक है, कैप्चर करनी है इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर अदर इवेंट्स। ये सब चीजें सारे सर्टेन एग्जांपल्स हमारे ये इसके हम लोगों ने इंफॉर्मेशन सिस्टम के दिए हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात यहाँ पे? तो ये कह रहे हैं कि भाई आपको ये पूरी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, ये सब इंटरनल कंट्रोल्स का ही पार्ट होता है, आपके कंपोनेंट ही है ये सब, कि कैसे कोई ट्रांजेक्शन इनिशिएट होगा, कैसे रिकॉर्ड होगा, कैसे प्रोसेस होगा, कैसे उसको रिपोर्ट किया जाएगा, है ना? तो आजकल तो अब सब चीजें आपकी इसी तरीके से होती है, कंप्यूटराइज ही होती हैं। अब चीजें हम लोग मैनुअल करना धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं, है ना? यस मैम। क्योंकि यस सर। ये एक ऐसी चीज है जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्लाइंट जितना अच्छे से ये काम कर रहा होगा, जितने अच्छे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स उनके पास हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, उतने कम एरर्स होने के चांसेस हैं, उतने कम फ्रॉड्स होने के चांसेस हैं, है ना भाई? यस और नो? यस सर। तो इस तरीके से आपको जो है वो ये समझना है
इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, और लास्ट आपकी कंट्रोल एक्टिविटीज आ जाती हैं। अब कंट्रोल एक्टिविटीज क्या है? कंट्रोल एक्टिविटीज वो सभी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी को मदद करेंगे, या उन्होंने सेटअप कर रखे हैं, है ना। तो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ने जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स यहाँ पर बनाई हैं अपने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उसको हम यहाँ पे कंट्रोल एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है। नए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ऑथराइजेशन हो गया किसी चीज का, रिकंसिलिएशन हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, कोई फिजिकल या लॉजिकल कंट्रोल है। यहाँ पे ना सीसीटीवी लगाना क्या है, एक तरीके का एग्जाम्पल, आपने अपने गोडाउन में सीसीटीवी लगा दिया, ये कंट्रोल एक्टिविटी एक प्रोसीजर है जो आपने बना रखा है कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सीसीटीवी होगा, मॉनिटरिंग कर लेंगे कि भाई हमारा एसेट चोरी तो नहीं हो रहा, है ना। यस और नो। यस सर। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था इससे प्रीवियसली जब हमने इंटरनल कंट्रोल अभी पढ़ना चालू किया था कि भाई 50,000 से कोई भी ट्रांजैक्शन ऊपर का होगा तो वो ऑथराइज बाय दी अकाउंटिंग हेड होगा। वो एक तरीके का कंट्रोल एक्टिविटी आप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स हो गए, एक रिकंसिलिएशन का एग्जांपल हो गया। ठीक है। ये सारे के सारी कंट्रोल एक्टिविटीज होती हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, काम को बांटा कैसे गया है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंट्रोल एनवायरमेंट, है ना, पूरा का पूरा। आगे भी समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो। यस सर। ठीक है। अब एक यहाँ पे ऐसे एक सर्टेन एग्जांपल है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई द रिस्क दैट द एंटिटी नीड्स टू मैनेज, दैट इज द रीजन दैट फॉर अ कंट्रोल प्रोसीजर एक्टिविटी बीइंग रिक्वायर्ड। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ठीक है, कि वो रिस्क आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं जिसको कि मैनेज करने की जरूरत है। अब जैसे आपको लग रहा है कि भाई से फॉर एग्जांपल कि भाई इन्वेंट्री का जो है वो, इन्वेंट्री को चोरी होने से रोकना है, थेफ्ट है, उसका फिजिकल लॉस हमको रोकना है, इसकी वजह से अकाउंटिंग में मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हम लोगों के हो सकते हैं, तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। अब कैसे रोकोगे? कंट्रोल प्रोसीजर क्या होगा? सीसीटीवी कैमरास लगा देंगे, फिजिकल काउंटिंग करेंगे जा जा करके, हर 15 दिन में होगा, 1 दिन में ये लिखा जाएगा, गोडाउन में घुसने के लिए ये चीजें होंगी, तो वो सब चीजें आप करोगे, है ना। यस और नो। यस सर। और भी कुछ जैसे ऑथराइजेशन के एग्जांपल दिए हैं। A manager signing off an employee's timesheet to confirm that the hours stated have been worked and can be paid. This should ensure that the employees is not claiming for hours not worked. ठीक है, तो टाइम शीट बनाई जाती है जिसको मैनेजर साइन करता है, उसी के बाद उनका पेमेंट होता है। इससे ये इंश्योर होता है कि भाई वर्कर्स को वही पैसा दिया जा रहा है जो उन्होंने काम किया है। अ मैनेजर साइनिंग द परचेज ऑर्डर टू कंफर्म, एक मैनेजर जो परचेज ऑर्डर कंफर्म करता है साइन करके, वो ये देखता है कि वही ऑर्डर्स प्लेस करें जिसकी जरूरत है ना। रिकंसिलिएशन हो गया, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन के स्टेटमेंट्स होते हैं, पेबल्स के, हमारे रिसीवेबल्स के आप कंसिलिएशन के स्टेटमेंट्स बना सकते हो। वेरिफिकेशन हो गया, यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन होता है या फिर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है ना। आ रहा है समझ में? ये सिंपल है, ज्यादा कुछ तो नहीं है इसमें ऐसा डिफिकल्ट जो। यस सर, समझ आ रहा है। सर, जब हम लोग को सेक्शन सी में लिखना होगा तो ये हम लोग को आएगा वेरिफिकेशन, देन उसके अंडर के पॉइंट्स, ये सब हम लोग को ऐसे लाइक लिखने के लिए आएगा। नहीं, ये सब चीजें ये सब लिखने के लिए थोड़ा आएंगे तुम्हारे को, क्वेश्चंस उसमें यस ऐसे नहीं आते भाई। क्वेश्चंस कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बट बेसिकली जो ज्यादातर क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको, ये सब तो प्रोसीजर्स हैं, रिकंसिलिएशन हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, फिजिकल है, लॉजिकल कंट्रोल्स हैं, ये सारे क्या हैं? ये सब बेसिकली प्रोसीजर्स हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये पर्टिकुलरली प्रोसीजर यहाँ पर है तो मुझे क्या करना है ऑडिट में। ठीक है। आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा? आपके पास क्वेश्चन आएगा कि भाई आप ऑडिटर हो, ठीक है, अब ये चीज आपके पास ऑडिट करने के लिए है जनरली, तो आप क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करोगे, तो वो प्रोसीजर्स आपको बताने हैं। कुछ सर्टेन क्वेश्चंस करेंगे वो तो ये उसमें समझ में आ जाएगा एक बार। ये तो सिर्फ सर्टेन एग्जांपल्स ही दिए हुए हैं, इसमें से थोड़ा ना कुछ आएगा। ठीक है। यस सर। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि भाई ये चीज जैसे अब थोड़ी सीखने वाली है, वो कहाँ चली गई सिमरन भाई?
चलो, कंट्रोल आपके डायरेक्ट हो सकते हैं, कंट्रोल आपके इनडायरेक्ट हो सकते हैं। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल में क्या फर्क होता है? तो देखो, डायरेक्ट कंट्रोल वो कंट्रोल होता है जो कि डायरेक्टली असर्शन लेवल पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट को रोकने का काम करेगा, उसको हम लोग डायरेक्ट कंट्रोल कहते हैं। और इनडायरेक्ट कंट्रोल क्या होता है? इनडायरेक्ट कंट्रोल्स को किसी पर्टिकुलर असर्शन को रोकने के लिए, पर्टिकुलर असर्शन में मिस स्टेटमेंट के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि वो एक जनरल कंट्रोल है, वो और भी बहुत सारी चीजों को रोकने में काम करता है। इसको हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अ मैनेजर्स रिव्यू ऑफ द पेरोल टोटल्स ईच मंथ to ensure that the amount to be paid is in line with the expectation is an indirect control, as it does not specifically address an assertion. अब assertion है क्या? बेसिकली आपको देखना पड़ेगा कोई कंट्रोल क्या किसी पर्टिकुलर assertion को रोकने के लिए बनाया गया है। assertions क्या होते हैं? ऊपर पढ़े हैं अपन ने assertions। यहाँ पे assertion की evaluation एक assertion है, जैसे कि existence एक assertion है ना, कंप्लीटनेस एक असर्शन है। ये सारे असर्शन है जो अपन ऊपर पढ़ के हैं। यस और नो? यस तो सर। अगर कोई कंट्रोल है और वो कंट्रोल कब कम कर पर्टिकुलरली किसी असर्शन को चेक करने के लिए बनाया, कि भाई देखो ये कंट्रोल हमने इसलिए बनाया कि भाई ताकि हमसे वैल्यूएशन गलत ना हो, ताकि हमसे एग्जिस्टेंस की गलती ना हो, ताकि हमसे कंप्लीटनेस की गलती ना हो, या दूसरे जो है ओनरशिप हो गया, टाइटल हो गया, ठीक है, राइट हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया। तो जो अगर किसी पर्टिकुलर असर्शन को चेक करने के लिए जब आप कोई कंट्रोल बना देंगे ना, तो उसको हम लोग डायरेक्ट कंट्रोल देंगे। अब इन्होंने ये एक सर्टेन एग्जांपल दिया है कि भाई यहाँ पे एक मैनेजर रिव्यू कर रहा है ऑफ द पेरोल टोटल ईच मंथ टू इंश्योर द अमाउंट टू बी पेड इज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। ठीक है, इज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। तो ये क्या है? बस ये सिर्फ इतना सा है कि भाई आपने सोचा कि भाई ये मेरा बजट है, ठीक है, ये मेरे एक्चुअल्स हैं, ठीक है। अब बजट और एक्चुअल, तो एक जो मैनेजर है बस वो ये रिव्यू कर रहा है कि भाई हर महीने की जो भी पेरोल का टोटल है वो बजट से के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, है ना। एक्चुअल्स जो आप पेड कर रहे हो वो मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो भी बजट है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसमें कोई पर्टिकुलर असर्शन इन लोगों ने एड्रेस नहीं किया ना, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या मानते हैं कि यहाँ पे इनडायरेक्ट कंट्रोल मानते हैं, है ना भाई। क्योंकि अगर से फॉर एग्जांपल इफ आई से कि भाई इस कोई काम करते हैं, बजट भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, है ना, वर्ड यहाँ पे एक मैं लिख लेता हूँ कि भाई एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, जैसे मुझे रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होगी कि बार एवरेज सैलरी हर महीने इतनी होनी चाहिए, और वो चेक किया हर बार मैनेजर ने। अब अगर मान लीजिए कि वो चीज बहुत अनरीजनेबल मेरे को दिख रही है कि यार इतनी अनएक्सपेक्टेड सैलरी हम लोग कैसे पे कर रहे हैं, तो अब इसको तो फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ना कि भाई ऐसा क्यों हुआ है कि सैलरी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है देना, इतना हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कैसे ये चीज जा रही है। ये तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मैटर हो गया। यस और नो? यस सर। ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो आपने एक तरीके का कंट्रोल यहाँ पर सेटअप कर दिया है कि जिसमें कि एक पेरोल के टोटल को हर महीने यहाँ पर रिव्यू किया जाता है बाय द मैनेजर, ये देखने के लिए कि वो एज पर एक्सपेक्टेशन है या नहीं, ये एक तरीके का इनडायरेक्ट कंट्रोल है, क्योंकि ये किसी तरह के असर्शन को एड्रेस नहीं कर रहा। है ना भाई, समझ में आई बात यहाँ पे? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट इन्होंने बोला, लेकिन इसके अपोजिटली अगर कोई मैनेजर एग्री करता है अमाउंट्स ऑफ द पेरोल लिस्ट टू इंडिविजुअल प्लेसलिप वुड एड्रेस द असर्शन ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है ना। नाउ सी, अब यहां पर है मेरे पास ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और ये एक लिस्ट है जिसमें सबकी सैलरी लिखी हुई है 10,000, इसकी लिखी हुई है 12,000, ऐसे करके हर किसी की अपनी अपनी सैलरीज लिखी हुई है। तो ये आपके पास एक लिस्ट हो गई, इस लिस्ट से इनका पेमेंट किया जाना है। ठीक है, मैनेजर क्या कर रहा है? मैनेजर हर किसी की इंडिविजुअल पे स्लिप समझते हो, वो तो सबकी अलग अलग बनी होगी, हाँ या ना। यस ए की सर। पे स्लिप, बी की पे स्लिप, सी की पे स्लिप,
तो मैनेजर पे स्लिप से कंफर्म कर रहा है, अच्छा ए की 10,000 की है, ठीक है, बी की जो भी 12,000 की है, ठीक है, सी की जो भी है, ठीक है। तो यहां पर जब ये कंट्रोल आपने एक सेटअप कर दिया जहां पे एक लिस्ट में लिखे हुए नामों की सैलरीज को इंडिविजुअली उनकी पे स्लिप से कंपेयर किया जा रहा है, तो इट इज अ मैटर कि भाई यहां पर ये एक्यूरेसी एक हमारा असर्शन है जो डायरेक्टली इसको एड्रेस करने के लिए बनाया गया है। ये डायरेक्टली एक्यूरेसी को एड्रेस कर रहा है ना। ये कंट्रोल क्या करेगा, ये देखेगा कि भाई हमने जो एम्प्लॉयज की सैलरी दी है वो एक्यूरेट पे करी है ना, यस और नो, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है ना। ये करेगा काम ये इस तरीके से, यस और नो। यस सर। तो इसलिए इसको क्या बोला इन्होंने यहाँ पे, डायरेक्ट कंट्रोल बोला। क्लियर है भाई, समझ में आ गया, यस और नो। यस सर। इनडायरेक्ट कंट्रोल्स डायरेक्ट कंट्रोल्स को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल्स, अब ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि क्या, पहली बात तो आपको बताने पड़ेगा कंट्रोल है क्या इसके अंदर, है ना। आपको कंट्रोल आइडेंटिफाई करना चाहिए, अच्छा ये चीज कंट्रोल है, और फिर ये हो सकता है पूछा जाए कि इसमें ये बताइए कि ये कंट्रोल डायरेक्ट नेचर का कंट्रोल है इनडायरेक्ट, ये क्वेश्चन है बेटा अपना। तो ऐसे आपको समझना है, ऐसे आपको सीखना है। तो ये अभी इन्होंने कुछ सर्टेन एग्जाम्पल दिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल, क्रेडिट चेक करना कस्टमर की, क्रेडिट चेक करना कस्टमर का, क्रेडिट चेक ऑफ कस्टमर। क्यों करते हैं हम लोग क्रेडिट चेक कस्टमर का, पर्पस क्या है यहाँ पे? बैड डेट्स को मेजर करने के लिए, रिसीवेबल्स ओवरस्टेटेड या अंडरस्टेटेड तो नहीं है वो देखने के लिए। नहीं नहीं, क्रेडिट चेक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज क्रेडिट चेक? उनकी क्रेडिट, कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करनी क्रेडिट होती है। वर्दीनेस चेक करना ना, वो क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ऐसे कस्टमर्स को सेल नहीं करें जिनका क्रेडिट स्कोर पुअर हो, ठीक है। अगर उनका क्रेडिट स्कोर पुअर है और फिर भी आप उनको गुड्स बेच रहे हो, तो इससे अल्टीमेटली इट विल गोइंग टू इंक्रीज दी बैड डेब्ट्स, आपके बैड डेब्ट्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना, यस और नो। यस। तो क्रेडिट चेक करना कस्टमर का, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल और इनडायरेक्ट कंट्रोल। ऐसा कौन सा असर्शन एड्रेस किया है इसने यहाँ पे कि हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल बोलते हैं, वो मैं जानना चाह रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये तो एग्जाम्पल है, सब चीजें लिखी हुई है इसके अंदर। ये सोचो कि ऐसा कौन सा असर्शन है इसमें। A credit check a customer reduces the risk of sales being made to a customer who may be unable to pay, thereby reducing the risk of irrecoverable debt। मैं बताऊं इसका क्या आएगा असर्शन आपका, असर्शन जनरली वैल्यूएशन होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि अगर इस बात के चांसेस बढ़ जाएंगे कि अगर आपने बिना क्रेडिट चेक किए अपने कस्टमर्स को गुड्स सेल कर दिए, ठीक है, और अब आपको ये नहीं पता कि भाई कौन सा कस्टमर हमारा पेमेंट टाइम पे देगा, कौन सा नहीं देगा, तो इट मीन्स हो सकता है कि भाई जो कस्टमर्स हैं उनका वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं किया गया है ना। कैसे होगा यस सर। वैल्यूएशन, कैसे होगा उनका, आपको कैसे पता चलेगा मेरे को प्रोविजन कितना बनाना है यहाँ पे, ये सोचो। क्रेडिट चेक से ही चलेगा ना वो तो पता। और अगर क्रेडिट चेक नहीं है, इसका मतलब ऑडिटर का डाउट कहाँ जाएगा कि भाई इनके जो रिकवरेबल डेब्ट्स हैं इनका वैल्यूएशन इसने प्रॉपर नहीं किया होगा, यही डाउट जाएगा आपका, हाँ, है ना। यस सर। अगर क्रेडिट चेक नहीं होता है, अगर क्रेडिट चेक होता है तो आपको लगेगा हाँ भी वैल्यूएशन प्रॉपर है आप। तो इससे रिसीवेबल्स के जो इन्होंने असर्शन नहीं बताया, बट इससे जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट आपके रिसीवेबल्स में हो सकते हैं वो यहाँ पे चेक ये करता है। Purchase requisition order must be approved before being placed with a supplier। तो परचेज रिक्यूजन एंड ऑर्डर्स को अप्रूव कराना पड़ेगा आपको, ये एक तरीके का कंट्रोल है, ठीक है।
ये एक तरीके का कंट्रोल है। ऑथराइजेशन इंश्योर द परचेज फॉर वैलिड बिजनेस यूजिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड्यूलेंट परचेज बीइंग मेड। ठीक है, तो जहां कंट्रोल डायरेक्टली किस चीज को रोक रहा है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट को रोक रहा है होने से, वो कंट्रोल आपका डायरेक्ट कंट्रोल है ना। जहां वो डायरेक्टली नहीं रोक रहा, वो सिर्फ इंडिकेट कर रहा है, वो आपका इनडायरेक्ट कंट्रोल है। ये फर्क आप देखेंगे ज्यादातर एग्जांपल्स में। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में अपन ने इनडायरेक्ट कंट्रोल किया तो वो अपने को सिर्फ एक डायरेक्शन दे रहा था कि हाँ भाई यहाँ पे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई डायरेक्टली मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने से रोक लिया, तो वो कंट्रोल आपका क्या हो गया बेटा, डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। आया समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। पेरोल से अफवे कैलकुलेट करता है पेरोल अमाउंट एंड पेरोल सुपरवाइजर उसमें से सैंपल चेक करता है कैलकुलेशंस को टू इंश्योर एक्यूरेसी। ठीक है, इससे यहाँ पे पेरोल एक्सपेंसेस में मटेरियल मिस स्टेटमेंट का रिस्क होने का कम हो जाता है। इट इज अ डायरेक्ट कंट्रोल। रोटेशन ऑफ इन्वेंट्री इन दी एयर्स इंश्योर दी ओल्डेस्ट इन्वेंट्री सॉल्व फर्स्ट। ठीक है, वैल्यूएशन का यहाँ पर एक आ गया कि भाई ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारी इन्वेंट्री जो पड़ी हुई है वो इनअप्रोप्रिएटली जो है उसका वैल्यूएशन नहीं हो। इवन इन्वेंट्री को रोटेट करना ताकि जो पुरानी इन्वेंट्री है उसको हम पहले बेचें और नई वाली को बाद में, ये भी एक तरीके का डायरेक्ट कंट्रोल है। यूनिक सीरियल नंबर असाइन करना एसेट्स को, ये भी एक तरीके का डायरेक्ट कंट्रोल है। आगे बेटा समझ में एग्जांपल्स, यस और नो? यस सर। इनको एक बार वापस घर पे पढ़ना ताकि कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए, है ना। और हो तो मुझसे कल पूछ भी लेना, क्योंकि देखो ये इसके ऊपर डायरेक्टली बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ थोड़े से एफर्ट्स हमको करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, यस और नो? यस सर। चलो, एक अब अपने आईटी कंट्रोल्स आ जाते हैं। अब आईटी कंट्रोल्स क्या होते हैं? आईटी कंट्रोल्स वो कंट्रोल्स होते हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड हैं, जो कि आईटी बेस्ड हैं, है ना। अब काम जब कंप्यूटर में होगा, अब आजकल काम किसके अंदर होता है, वो तो सब कंप्यूटर बेस्ड होती है, प्रोसेसिंग यहाँ हो रही होती है अंदर, कंप्यूटर के आपके बाहर होती है अंदर होती है, कहाँ होती है प्रोसेसिंग? अंदर होती है ना। जब आपने टेक्नोलॉजी का यूज करना चालू कर दिया तो सारा काम जब कंप्यूटर कर रहा है तो सारी प्रोसेसिंग भी कंप्यूटर के अंदर ही होगी। यस और नो, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो हमें कंट्रोल्स भी कैसे चाहिए होंगे, वो आईटी नेचर के कंट्रोल्स होंगे जो बेसिकली काम क्या करेंगे, यहाँ पे इस डेटा को गलत प्रोसेस होने से रोकेंगे। इस तरीके के कंट्रोल्स की यहाँ पे बात करें तो आईटी कंट्रोल्स जनरली जो होते हैं वो कंट्रोल्स होते हैं जो कि विद इन सिस्टम होते हैं, है ना। ये बाहर नहीं होते। जैसे सीसीटीवी लगा दिया, वो तो चीज बाहर दिख रही है। ऑथराइजेशन करने के लिए बोल दिया सिग्नेचर, वो चीज बाहर है। अब कंप्यूटर में डेटा फीड हो रहा है, उसके अंदर क्या कंट्रोल है कि वही कि ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इसको हम पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं यहाँ पे, आईटी कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, इसको कल थोड़ा सा और डिटेल डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज जो मेरे को मेरी आईडी से क्लास लेनी पड़ी है वो लिमिटेड टाइम ही रहता है उसके अंदर, है ना। इसको कल आगे पढ़ते हैं हम लोग, कंप्लीट कर लेंगे कल। अभी कोई डाउट है या? नो सर, नो डाउट्स। एक बार इसको कल पढ़ लेना, क्लियर कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो फिर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाय, यस गुड सर। नाइट या। थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट।